हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा द लाइफ ऑफ जॉफ्री चौसर। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जॉफ्री चौसर वॉज एन इंग्लिश पोएट, ऑथर एंड सिविल सर्वेंट बेस्ट नोन फॉर द कैंटरबरी टेल्स। ही हैड बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो मैंने में एक और वीडियो पहले डाली थी, द एज ऑफ चौसर। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक इंग्लिश पोइट थे जिन्होंने इंग्लिश के में पहले राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा था, और ऑथर भी थे और सिविल सर्वेंट भी थे। बॉर्न कब कहाँ पैदा हुए थे? चौसर वॉज बॉर्न इन लंडन, मोस्ट लाइकली इन द अर्ली 3040s। बाय सम अकाउंट्स इंक्लूडेड हिज मोन्यूमेंट, ही वॉज बॉर्न इन 1343। तो कुछ फिक्स डेट नहीं है, दो द प्रिसाइज डेट एंड लोकेशन रिमेन्स अननोन। तो ये किसी को पता नहीं है, तो हम अर्ली 3040s के टाइम ही लेते हैं। द नेम चौसर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड चौसियर, मीनिंग अ मेकर ऑफ फुटवेयर। अब देखते हैं कि उनकी डेथ कब और कैसे हुई थी। चौसर डाइड ऑफ अननोन कॉजेज ऑफ 25 अक्टूबर 1400। Although the only evidence for this date comes from the engraving on his tomb, which was erected more than 100 years after his death। तो मतलब हमको ये उसकी डेट का कैसे कंफर्म पता चला? क्योंकि उसके ऊपर लिखी हुई थी, उसकी टॉम्ब के ऊपर लिखी हुई थी, जब उनको 100 सालों के बाद भी जब उसको निकाला गया था। There is some speculations that he was murdered by enemies of Richard II or even on the order of his successor Henry IV, but the case is entirely circumstantial। तो उसके टाइम पे देखिए, जब हम तो बहुत पुराने ज़माने की बात करें तो तब कोई ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होते थे, कोई पुलिस वगैरह नहीं होती थी, कुछ एविडेंस लोग नहीं रखते थे, तो हम सिर्फ ऐसे एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। Chaucer was buried in Westminster Abbey in London, as was his big owing to his status as a tenant of Abbey's Close। तो उनको वेस्टमिनिस्टर अबे में दफनाया गया था। In 1556 his remains were transferred to a more ornate tomb, making him the first writer entered in the area now known as Poets Corner। तो Poets Corner उनके लिए बना हुआ है जहाँ पर बहुत फेमस पोइट्स को दफनाया जाता है। तो वो पहले ऐसे थे जिनको वहाँ पर दफनाया गया था। अब उनकी फैमिली के बारे में देख लेते हैं। उनके फादर का नाम था जॉन चौसर, एन इम्पॉर्टेंट वाइन मर्चेंट विथ रॉयल अपॉइंटमेंट्स। Several previous generations of Geoffrey Chaucer's family had been vintners and merchants. John Chaucer married Agnes Copter। तो उनकी माँ का नाम था एग्नेस। अब उनकी मैरिड लाइफ देख लेते हैं। Around 1366, Chaucer married Philippa Roet। She was a lady in waiting to Edward III Queen। तो वो उनके वहाँ पर काम करती थी, रानी के ही साथ जो काम करते थे, उनका सामान लाना ले जाना, उनकी देखभाल करना, ऐसे। It is uncertain how many children Chaucer and Philippa had, but 3 or 4 are most commonly cited। तो जहाँ तक लिखे हुए में अगर बात करें तो 3 से 4 उनके फैमिली में उनके बच्चे भी काउंट किए गए हैं, जिसमें से उनके बेटे के बारे में थोड़ी डिटेल है। थॉमस चौसर, ही हैड इलस्ट्रियस करियर एज अ चीफ बटलर टू 4 किंग्स, तो एनवॉय टू फ्रांस एंड स्पीकर टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो उनके बारे में डिटेल इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपने में, जो लोगों के उसमें लिखा जाता था कि कौन राजा के में काम करता था, कौन नहीं करता था। तो बाकी के बारे में हमको आइडिया नहीं है। अब हम उनका लिटरली वर्क देखें तो पता चलेगा कि चौसर्स फर्स्ट मेजर वर्क वाज द बुक ऑफ डचेस। ये उन्होंने एक रानी की डेथ के बाद लिखी थी, ये भी आगे पता चलेगा। द टू अर्लीस्ट वर्क वर एनलिडा एंड आरसाइट एंड द हाउस ऑफ फेम। He wrote many of his major work in a prolific period when he held the job of custom comptroller for London। तो मतलब प्रोलिफिक पीरियड मतलब वो वाला पीरियड जब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों से अपनी कमाई नहीं की थी, मतलब उन्होंने कोई पैसा इन चीज़ों से नहीं कमाया था, ये हम आगे देखेंगे। तो और ही उनकी ऐसे बहुत सारी है, जैसे द पार्लियामेंट ऑफ फोल्स, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रायलोज एंड क्रिसीडा, all date from this time। It is believed that he started the Canterbury Tales in the 1380। तो कैंटरबरी टेल ही ऐसी फेमस जो उनकी पोएम लिखी हुई है, जो आज भी हम पढ़ते हैं, जो आज भी एमए के स्टूडेंट अपने लिटरेचर में पढ़ते हैं।
चॉसर्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड, उन्होंने और भी, क्योंकि मैंने बताया था उन्होंने वही पहले थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था, तो इंग्लिश में लिखने से पहले उन्होंने बहुत सारे जो लिखा हुआ था उसको भी इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था। चॉसर्स ओरिजिनल ऑडियंस वॉज अ कोर्टली वन, तो उनको सुनता कौन था, उनकी चीज़ें पढ़ता कौन था? पहले तो वो कोर्ट वाले लोग थे, जो राजा लोग होते थे, रानियाँ होती थी, एंड वुड हैव इंक्लूडेड वुमेन एज वेल एज मैन ऑफ अपर सोशल क्लास, और उसके बाद कोर्ट के बाद जो अमीर लोग होते थे वो भी पढ़ते थे। Yet even before his death in 1400, Chaucer's audience had begun to include members of the rising literate middle and merchant classes. This include many lowland sympathisants who may well have been inclined to read Chaucer as one of their own. तो सिर्फ राजा के बाद अमीर लोग और अमीरों के बाद आम लोग भी उनकी तरफ झुकाव करते थे, उनको रीड करना पसंद करते थे। तो यहाँ पर उनके जो मेजर वर्क है वो लिखे हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट पोएम्स भी उन्होंने लिखी थी, वो भी इसमें लिखी हुई हैं। ऐसे बहुत सारी पोम है जो उन्होंने लिखी हुई है। तो अब आगे देखते हैं उनके बारे में। अब हम चौसर के बारे में लास्ट पढ़ेंगे कि वो क्या करते थे। Chaucer was a prolific writer creating many other fine works which have been overshadowed by the Canterbury Tales। मतलब एक ही उनकी अगर पोएम की बात करी जाए, ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम लिखे, लेकिन ये एक जो पोएम लिखी थी ये उनके बाकी कामों को ओवरशैडो कर देती है। मतलब हम इस चीज़ के अलावा उनको कोई और चीज़ पढ़ नहीं पाते हैं जब आप ये चीज़ पढ़ लोगे तो। None of his pieces were technically published during his lifetime as that concept had not been invented। तो तब तक, जब तक उन्होंने लिखा था तब तक तो लोग सिर्फ ऐसे पढ़ते थे, सुनाते थे, राजा रानियों के लिए लिखते थे, लेकिन वो जब इतना अच्छा लिखते थे कि लोग उनको पढ़ने लगे थे, ठीक है, लेकिन कभी भी उनका काम प्रिंट नहीं हुआ था, क्योंकि तब प्रिंटिंग जैसी चीज़ें, पब्लिश करने वाली चीज़ें, लोगों तक पहुंचाने वाली चीज़ें थी ही नहीं। हिज वर्क वेर हैंड कॉपीड बाय स्क्रिप्ट्स। तो स्क्राइब्स कौन होते हैं? स्क्राइब्स एक्चुअली वही आदमी होता है जिसका काम ही होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिखने का, जो प्रिंटिंग से पहले होता था, मतलब वो अपनी राइटिंग में अच्छे से लिखता था। हु एडमायर देम एंड ईदर सोल्ड और शेयर देम, तो वो उनकी मर्जी होती थी स्क्राइब्स की कि वो उनको बेचें या किसी को ऐसे ही दे दे पढ़ने के लिए। चौसर डिडंट मेक अ लिविंग फ्रॉम हिज राइटिंग as his occupations and salaries from court records attest, but was honored for his poetry by noble patrons in other ways। तो मैंने बताया कि उन्होंने कभी भी अपनी लिखाई से कभी भी अपनी कमाई, अपनी ज़िंदगी नहीं गुजर बसर करी। उनके पास कमाने के और बहुत अच्छे साधन थे, क्योंकि वो कोर्ट के लिए लिखते थे, राजा रानियों के लिए लिखते थे, तो उनको वहीं से बहुत पैसा मिलता था। लेकिन उनको पैट्रन कौन होते? पैट्रन वही लोग होते जो दूसरे लोगों को फाइनेंशियली या किसी अदर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो चौसर, अब देखते हैं कि अगर वो उन्होंने ऐसे कमाई नहीं कर तो अपनी ज़िंदगी उन्होंने कैसे गुजारी। चौसर गॉट हिज फर्स्ट जॉब एट अराउंड ऑफ 13 एज ऑफ 13। इन 1356 चौसर वॉज गिवन द पोजिशन ऑफ पेज टू एलिजाबेथ de Burgh, कॉन्टेस ऑफ अर्थस्लर। तो पेज कौन होता है? पेज मतलब एक यंग बॉय के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो मतलब छोटे मोटे आपके काम करता है। राजा आ रहा है, कौन जा रहा है, उसके लिए कुछ लेकर आना है, कोई मैसेज पास करना है, ऐसे वाले काम करते थे। अ पार्ट ऑफ द काउंटेस रेटिन्यू, रेटिन्यू का मतलब होता है एडवाइज़र कह सकते हैं, तो वो जो रानी थी उसका एडवाइज़र भी था। मतलब चौसर वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द country frequently as she paid visit to other nobility and participated in various festivals and pageants। तो उनके साथ वो जाता था, उनके साथ ही रहता था, उन्हीं के काम करता था। This position which he could have only held as a member of a wealthy and respected family was his introduction to the court life। तो यही पहला था कदम उनका राजा रानी या कोर्ट लाइफ के देखने की तरफ। It would also introduce him to John of Gaunt, Duke of Lancaster, who would later become his best friend and patron। वही पैट्रन वही होता है जो तनख्वाह वगैरह किसी को फाइनेंशियली हेल्प करता है, तो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। In 1359, Chaucer was a part of an expedition to France led by Elizabeth de Burgh, husband Leon, under the command of King Edward III। तो उनको फ्रांस जाना पड़ा in one of the English offensive of the 100-Year Wars।
मतलब वो जब 100 ईयर वॉर चल रहा था तब उनका फ्रांस और इंग्लैंड के में टूर रहता था, आना जाना लगा रहता था। द गोल वॉज टू टेक द सिटी ऑफ city of Reims, where King France were traditionally crowned, and make Edward III King of France and as well as England. ये मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था। Chaucer was involved in the siege of Rethel near Reims, when he was captured in early 1360, and Edward paid 16 pounds for his release. तो जब एडवर्ड को राजा बनाया गया तब इन सब के बीच में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर राजा ने उनको 16 पाउंड दे के उनको वापस बुला लिया। Chaucer continued military service till October 1360, when he carried letters from Edward back to England from Calais. तो लेटर को ले जाना पहुंचाना ये काम वो करते रहते थे। Chaucer's whereabouts about 1360 to 1366 are unknown, but it is believed he was traveling either in the king's service or on a pilgrimage. तो ज़्यादातर हमको आइडिया नहीं कि वो इस टाइम के दौरान कहाँ थे, लेकिन हाँ मतलब वो कुछ काम या कुछ सर्विस कर रहे होंगे, क्योंकि उसका कोई अटेस्टेड रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। In 1367, he recorded as a member of the royal household, holding with the title of Esquire and Valet. तो ये ऑलरेडी टाइटल ही है। एस्क्वायर मतलब यंग मैन, नोबल मैन, जो नाइटहुड भी आप कह सकते हैं कि उसकी ट्रेनिंग लेता हो, वैलिड था। Philippa and Geoffrey both received royalty annuities, as Philippa was the lady in waiting attending to female members of the court. तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ को रॉयल एन्युटीज पैसे मिलते थे। He was sent to France several times on the official court business and may have also travelled in Italy. His relationship with John of Gaunt was this time a sincere friendship. तो ये टाइम आते आते उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जॉन्स वाइफ ब्लांच, Duchess of Lancaster, died in September 1368, and he fell into a period of deep grief mourning her loss. Chaucer wrote his first major work, the Book of Duchess. मैंने बताया था ना आपको कि वो उन्होंने अपने फ्रेंड की जो वाइफ थी उसकी डेथ के ऊपर ये पहला उनका जो मेजर वर्क था, जो बहुत ही फेमस माना जाता है, लिखा था अपने फ्रेंड के मौन को, उसकी ग्रीफ को कम करने के लिए उन्होंने अपना शोक जताया था उनके प्रति, in her honor as a means of consoling his friend. John of Gaunt appreciated the work as evidenced by his grant of a life annuity of 10 pounds to Chaucer. तो इतना खुश हो गए कि उन्होंने उनको इनाम दे दिया, मतलब उनका काम उनको इतना अच्छा लगा। In consideration of the service rendered by Chaucer to the grantors. Chaucer was then sent to Italy by the king on some official business, which brought him to Florence, where he may have met the great Italian poet Petrarch and Boccaccio. तो तब वो उन्होंने फ्लोरेंस में ये दो पोइट से मिले थे जो इटली में लिखते थे, इटालियन थे। If not was certainly influenced by their work as well as Dante. He was probably working on other poem at this time, but there is no way of knowing which one. तब भी वो कुछ अपना राइटिंग वाला काम कर रहे थे। After his return from Italy, however, he was awarded a special grant by Edward III of a gallon of wine daily for life. तो मतलब एडवर्ड ने उनके कामों से खुश होकर मतलब उनको कुछ ना कुछ तो इनाम मिलता रहता था जिससे उनका जीवन गुजर बसर होता था। तो एडवर्ड थर्ड ने उनको जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको वाइन पहुंचाने का काम भी मिल गया। एंड इट इज सपोज दिस वॉज एन अवार्ड फॉर द पोम चॉसर हैड written for the king, especially so since it was given on St. George's Day when आर्टिस्टिक अचीवमेंट वेयर अवार्डेड। तो उन्होंने कोई अच्छी पोम लिखी होगी जो उसको राजा को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने उनको इनाम में ये दे दिया। इन 1374 चॉसर वॉज अपॉइंटेड कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स, ओवरसीइंग एक्सपोर्ट्स एंड रेगुलेटिंग टैक्सेस एट द कस्टम हाउसेस ऑफ द पोर्ट ऑफ लंडन। उसके बाद उन्होंने लास्ट तक आते आते कस्टम का काम भी देखा। इवन दो द जॉब केप्ट हिम बिजी, ही मेड time to write. Chaucer worked at a custom house for 12 years, during which time, in addition to writing, he went on several errands described in court records as secret business to the king. तो मतलब राजा को उसके ऊपर बहुत विश्वास था, इसलिए उनको अपने बहुत सारे कामों के लिए आना जाना करना पड़ता था और उसके लिए उनको पेड किया जाता था।
तो इस टाइम के अंदर भी उन्होंने बहुत सारा काम लिखा। मैंने बताया वो अच्छे पोएट तो थे, लेकिन वो पोएट उनके बाद उनको ज़्यादा पोएट के तौर पर जाना जाता था, लेकिन उन्होंने पोएट जो काम लिखते थे वो अपने लाइफ के कामों के बीच में ही वो लिखते थे। डेली जो उनका काम होता था वो करते थे, उसके बाद वो अपना टाइम निकाल कर अपने लिए काम, क्योंकि वो चीज़ उनको बहुत पसंद थी। In 1365, he received his first international tributes as a poet by way of a ballad to him from the leading French poet of the day, which was all the more impressive because Deschamps hated the English and dedicated many of his poems to mocking and criticizing them. तो वो जो डेस्चैम्प्स थे, मेरे ख्याल से ये प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, तो उनको चौसर का काम ज़्यादा पसंद तो नहीं आता था, लेकिन उनको मॉक या क्रिटिसाइज करने के लिए वो लिखते थे। From 1386, Chaucer held some important and highly paid positions such as Justice of a Peace, a Member of Parliament, Clerk of the King's Work, and Deputy Forester of the Royal Forest. तो अब तक हमने देखा, हमने उनका इम्पोर्टेंट काम देखा, हमने उनका इम्पोर्टेंट करियर देखा। He was also a member of a Kent Peace Commission and, as always, in service to the Crown on various matters which are not specified in the records. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं ज़्यादातर वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं फेस हो। तो चलिए जल्द नेक्स्ट वीडियो में फटाफट मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।